इसमें मिलेगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि केवल 2 तत्व ऐसे बताइए जो कि कक्षा के तापक्रम पर द्रव स्थिति में रहते हों। देखिए यहाँ पे कक्षा तापक्रम लिखा गया, मतलब कि रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का क्या मतलब है? लगभग 24 डिग्री के आसपास, या फिर आप 24 से 27 कर सकते हैं, मतलब कि इसी के आसपास को हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि जो भी तत्व होते हैं, खास करके जो धातु होते हैं, ये ठोस रूप में आपको मिलते हैं। लेकिन एक ऐसा धातु है जो कि द्रव के रूप में मिलता है रूम टेम्परेचर पे, ये है मरकरी यानी कि पारा। इसको हम Hg से डिनोट करते हैं। और इसी तरह अगर 2 तत्वों की बात कर लें तो इसमें एक ब्रोमीन का नाम भी जुड़ जाता है, यानी कि पारा और ब्रोमीन 2 ऐसे तत्व हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की स्थिति में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो आपने माइक्रोन से मीटर में कई बार पढ़ा होगा, लेकिन जो आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं वो मिलीमीटर में मिल जाएंगे, तब आपके लिए थोड़ी सी परेशानी होगी। जैसा कि हमें पता है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। तो अब आपको बताना है mm में, तो यहाँ पे आप इसको mm में कन्वर्ट कर देंगे और ये होगा 10⁻³ mm। तो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? बेहद आसान क्वेश्चन है। सबको पता है कि इसमें नाइट्रोजन 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, ये दोनों जोड़ करके हो गया 99, बाकी 1% में अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा नाइट्रोजन। लेकिन अगर ये पूछ ले कि पूरे ब्रह्मांड में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है, तो आपका उत्तर हाइड्रोजन होगा। ठीक, हाइड्रोजन या फिर हीलियम, इस तरह के उत्तर होते हैं। लेकिन अगर आपके वायुमंडल में पूछा जाए, वायुमंडल मतलब क्या समझते हैं? जो पृथ्वी है इसके आसपास का जो मंडल है, इसको हम वायुमंडल कहेंगे। अब अरुण की अगर बात करें तो वहां पे हम उनको वायुमंडल नहीं कह सकते पृथ्वी का। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये होता है NaOH। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप नमक का जो रासायनिक नाम है वो हमें कमेंट करके बताइएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि RH फैक्टर सामान्यतः किससे संबंधित माना जाता है? तो ये होता है रक्ताधान से, मतलब कि रक्त से। रक्त में ही RH फैक्टर होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की गई थी लैंड स्टीनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि लोलक की लंबाई 1/4 हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? यहाँ पे ये चौड़ाई नहीं है, चौथाई है, यानी कि 1/4 अगर हो जाती है तो उसके आवर्तकाल हो जाएगा आधा। अगला है कि घनत्व का CGS मात्रक क्या है? तो घनत्व का CGS मात्रक होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 3 तरह के मात्रक हम नॉर्मली यूज करते हैं। पहला होता है MKS, इसको हम SI सिस्टम भी बोलते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड। दूसरा होता है CGS, ठीक, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और तीसरा होता है FPS, फुट पाउंड सेकंड। हालांकि ये जो पद्धति है वो ब्रिटेन में अपनाई जाती है। हमारे यहाँ अधिकतर MKS या फिर SI सिस्टम ही चलता है। हालांकि आपसे क्वेश्चंस CGS में भी पूछा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि घनत्व बराबर क्या होता है। घनत्व बराबर अगर आपसे फार्मूला पूछ लिया जाए तो द्रव्यमान बटा आयतन होगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा अगर MKS में बात करें तो किलोग्राम। आयतन का होगा मीटर, यानी कि किलोमीटर, किलो और बटे मीटर क्यूब, यानी कि अगर इस तरह लिखेंगे तो किलोमीटर इस तरह हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर इसी को हम CGS में काउंट करेंगे तो यहाँ पे किलोमीटर की जगह पे नहीं, मीटर की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपको पहले जो किलोग्राम है वहाँ पे ग्राम हो जाएगा, उसके बाद मीटर की जगह पे सेंटीमीटर यूज होगा। अगला है कि CGS पद्धति में बल की इकाई क्या होती है? तो CGS पद्धति में बल की इकाई होता है डाइन। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? ये क्वेश्चन दूसरे तरह से भी पूछा जाता है कि अगर आपको पायरिया रोग है या फिर अगर किसी को पायरिया रोग है तो उसके शरीर का कौन सा पार्ट इफेक्टेड होता है? तो पायरिया होता है मसूड़ों और दांतों में। पूछा जाता है कि अगर टीबी होती है तो शरीर का कौन सा पार्ट इफेक्टेड होता है? तो टीबी में होता है फेफड़ा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आप एक चीज देखिए, अगर आप किसी ऐसे रूम में इंटर करते हैं जहां पे बिल्कुल अंधेरा है तो आपकी जो आंखों की
साइज होती है थोड़ी सी आप उसको बड़ा हो जाती है ऑटोमेटिक हो, ताकि आप अच्छे तरीके से उसमें जो भी वस्तु देखने चाहते हैं वो देख सकें। लेकिन अगर अचानक से आपकी आंखों पे टॉर्च लगा दिया जाए तो ये छोटा हो जाता है, आपकी आंखें नहीं खुलती हैं। तो ये जो आपके आंख में कितना प्रकाश जाए ये काम करती है परितारिका के द्वारा। आपने देखा होगा कि जब भी हम कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, तो डॉक्टर उसमें टॉर्च जला के देखता है, तो वो इसी को टेस्ट करता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्वतों पर ठंड महसूस होने के कारण क्या है? तो वहां पे होता है वातावरण में कम दबाव। कम दबाव के कारण ही वहां पे ठंड महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः विश्राम हेतु आती है। मतलब कि अगर कोई वस्तु है धरती पर तो विश्राम में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो गुरुत्व के कारण। मतलब कि अगर आप कोई एक गेंद को अगर इस तरह राउंड करके छोड़ दे तो थोड़ी देर में वो गेंद रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और उसके गति का विरोध करता है। यही सेम टू सेम प्रक्रिया आपको ये जड़त्व के नियम में भी पढ़ाई जाती है, और जड़त्व के नियम को हम न्यूटन के गति का पहला नियम कहते हैं। न्यूटन के गति का पहला नियम। अगला क्वेश्चन है कि बीसीजी के टीके रोकने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। जो हमें बीसीजी का टीका लगाया जाता है ये क्यों लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है बच्चों को, खास करके टीबी के रोकथाम के लिए। अगला है कि सोनार का विस्थापित रूप क्या है? सबसे पहले जानिए सोनार होता क्या है। सोनार एक यंत्र है जिसका प्रयोग हम समुद्र में करते हैं। जैसे कि समुद्र में अगर कोई वस्तु है खो गई है, उसको हम ढूंढना चाहते हैं, जैसे कोई नाव डूब गई है, बड़ी नाव, तो उस तरह हम सोनार का यूज करते हैं। सोनार एक तरह से आप देखें तो तरंगों पे काम करता है। कोई भी तरंग जाती है और उस वस्तु से टकरा के आती है तो हमें पता चल पाता है। तो ये तो हो गया सोनार। अब इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। यह है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है कब? मतलब कि दूध में आप देखेंगे कि फैट होगा, तो ये फैट किस मौसम में कम हो जाता है? तो ये होता है बरसात के मौसम में। अगला है कि वेकलाइट किसका बहुलक है? तो वेकलाइट बहुलक है फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल का। फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल का। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि समान अणुसूत्र और अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक को क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं आइसोमर। देखिए इसमें तीन तरह की चीजें होती हैं। एक होता है सम न्यूट्रॉनिक, मतलब कि जिसमें न्यूट्रॉन बराबर हो, ठीक। सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन बराबर हो। समभारिक मतलब कि जिसमें परमाणु भार बराबर हो। और समस्थानिक, ये 4-5 चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए। इसमें परमाणु क्रमांक बराबर होगा, इसको हम मिटा देते हैं। परमाणु क्रमांक बराबर होगा। जैसे कि अगर इसका हम उदाहरण देखें तो ये होता है 1H1, 1H2, 1H3। इसमें आप देखेंगे कि तीनों का परमाणु क्रमांक बराबर है, परमाणु भार अलग अलग है। इनको हम कहेंगे समस्थानिक। जहाँ पे परमाणु भार बराबर होगा उनको हम कहते हैं समभारिक। जहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगी उनको कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी उनको हम कहेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। तो ये होता है कई तरह के। यहाँ जो समान अणुसूत्र होता है लेकिन संरचना अलग हो उनको हम आइसोमर बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़े, लेकिन हमें कमेंट करके बताइए कि किसी भी परमाणु में हम न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या आपको हिंट दे दें, किसी में से किसी चीज को अगर हम माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन आता है। आपको बताना है कि किस में से किसको, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को या फिर परमाणु क्रमांक में से परमाणु भार को। ये आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। अगला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाए तो उसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या असर पड़ेगा? तो दो वस्तु जब ज्यादा नजदीक होती हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल पे ज्यादा काम होता है। तो अगर उनको बीच की दूरी को आधा कर देंगे तो उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ये 4 गुना काम करने लगेगा। अगला है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का 1836वां भाग होता है। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि दूरस्थ वस्तुओं के अवलोकन हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? मतलब कि अगर हमको दूर की वस्तु देखना है तो क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी। तो ये होता है दूरदर्शी। अगर आप चाहे तो इसे दूरदर्शी भी बोल सकते हैं
और अगर छोटी वस्तुओं को देखना हो तो सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी। अगला है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो ये किया गया था हेनरी कैडविस के द्वारा। हेनरी कैडविस ने किया था हाइड्रोजन की खोज। अगला है कि लक्स किसकी इकाई होती है, तो लक्स होती है प्रदीप्ति के स्तर की। अगला है कि NaCl किसका रासायनिक सूत्र है, तो ये होता है नमक का। यही हमने क्वेश्चन आपसे पूछा भी था कि नमक का रासायनिक सूत्र बताइए, तो ये है NaCl। Na जिसको हम सोडियम बोलते हैं, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11। और अगर Cl की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। इसका परमाणु भार होता है 23। इसका परमाणु भार कितना होता है, 35। देखिए परमाणु भार थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, लेकिन परमाणु क्रमांक हमेशा सेम होता है। जो परमाणु क्रमांक होगा वो उसके प्रोटॉनों की संख्या को बताता है। अगर किसी भी तत्व पे कोई भी आवेश नहीं है तो वहाँ पे प्रोटॉन की संख्या बराबर है इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जैसे कि सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या है 11, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हो जाएगी 11। लेकिन अगर इसी सोडियम को हम सोडियम पे एक प्लस लगा दें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 10। तो ये चीज़ें आपको पढ़ाई गई होंगी और आप जानते भी होंगे। अगला क्वेश्चन है कि टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो टीबिया हड्डी पाई जाती है पैर में। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है, यह है फीमर। ये भी कहाँ पाई जाती है, पैर में, यानी कि आपके जांग में। चलिए आगे बढ़े। लेकिन शरीर की छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिज। आपको बताना है ये कहाँ पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिज। आपको बताना है कि स्टेपिज हड्डी कहाँ पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि ग्रह होते हैं, तो देखिए जो ग्रह होते हैं जैसे कि पृथ्वी, मंगल, बुध, ये टिमटिमाटे नहीं है, मतलब कि इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। जिनके पास खुद का प्रकाश होता है उन्हें हम तारा बोलते हैं, जैसे कि सूर्य। अगला क्वेश्चन है कि आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्ति का है, मतलब कि जल्दी नहीं पकड़ेगा, तो ये होता है सूती। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पे किसकी परत होती है, तो ये होता है टेफ्लॉन का। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम, सोडियम, लिथियम तथा सीसा धातुओं में से किसमें न्यूनतम गलनांक होगा। न्यूनतम गलनांक का क्या मतलब है, तो गलनांक का मतलब यह है कि ऐसा तापमान जिसपे वो वस्तु गलने लगे। ठीक, तो इनमें से कौन ऐसी वस्तु है जो कि जल्दी गलने लगेगी। अगर चारों को हम धीरे धीरे अलग अलग टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं तो पोटेशियम सबसे पहले गलने लगेगा। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चाहते हैं इसका PDF डाउनलोड करना तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।